नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे पॉलिटिकल साइंस के अंदर शक्ति, सत्ता और वेदता क्लास 12 के अंदर, जिसमें हम आज पढ़ेंगे शक्ति की संरचना। शक्ति की रचना किस आधार पे की गई, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखो, शक्ति की परंपरागत संकल्पना एक समता के रूप में की जाती है, यानी परंपरागत रूप से इस तरीके से उसको स्थापित किया जाता है जिसके एक पक्ष दूसरे पक्ष पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है। शक्ति की संरचना इस आधार पर तय की गई है, एक पक्ष दूसरे पक्ष पे क्या करना, अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। अपने नियंत्रण के लिए एक पक्ष दूसरे पक्ष को अपने जो अधिकार है उनके अधिकारों के अंदर लेना चाहता है, उस पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। इसमें हम इसका पहला जो बिंदु है वो वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत। पहला बिंदु है इसका वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत। वर्ग प्रभुत्व का अब देखो, वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत जो है वो किस आधार पे स्थापित हुआ है कि वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत जो कि मार्क्सवाद की देन है। ये किसकी देन है? ये है मार्क्सवाद की इसकी देन बताई गई है, मार्क्सवाद की देन बताई गई है। मार्क्स के द्वारा इसको स्थापित किया गया है वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत। और मूल मान्यता क्या रही है इसकी, यानी वर्ग प्रभुत्व का जो सिद्धांत, इसकी मूल मान्यता है कि आर्थिक आधार पर समाज दो विरोधी वर्गों में बटा है। यानी जो मान्यता है समाज दो वर्गों में स्थापित हुआ है। देखो, मान्यता क्या बताएगी कि समाज दो वर्गों के अंदर स्थापित हुआ है, यानी इस वर्ग प्रभुत्व के आधार पे वर्ग उत्पन्न हुए, वर्ग बने, दो वर्ग इसके बने हैं, जिसमें यह बताया गया है कि आर्थिक आधार के रूप में बुर्जुआ वर्ग, यानी आर्थिक रूप से जो ताकतवर वर्ग है, मतलब आर्थिक दृष्टि से आर्थिक रूप से जो आया है पहला वर्ग, वो कौन सा है? बुर्जुआ। और जो है कमजोर वर्ग, जिसे निर्बल वर्ग भी कह सकते हैं, वो हुआ सर्वहारा। इस आधार पे दो जो वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत जो प्रस्तुत किया जाता है वो किसके द्वारा? मार्क्सवाद की देन रही है। और इस दो आधारों पे वर्ग ये स्थापित हुए, एक कमजोर वर्ग और एक शक्तिशाली वर्ग। जो शक्तिशाली वर्ग है वो बुर्जुआ वर्ग है, और जो सर्वहारा जो कि कमजोर वर्ग की गणना के अंदर किया है, कमजोर वर्ग के रूप में इसकी गणना की जाती है। ठीक है। अब दूसरी चीज है कि ये दुर्बल जो वर्ग है ये निरंतर संघर्ष। अब दोनों के मध्य क्या होता है कि इन दोनों के मध्य क्या है कि संघर्ष, एक दूसरे को क्या करना चाहते हैं? ताकतवर स्थापित करेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है दोनों के अंदर क्या उत्पन्न होगा? संघर्ष उत्पन्न होगा। तो ये संघर्ष का दौर प्रारंभ हो जाता है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत हो जाता है। यहाँ वर्ग संघर्ष स्थापित होने लग जाता है, यानी जो वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत है, जिस तरीके से वर्ग उत्पन्न हुआ है, अब वो वर्ग तो उत्पन्न हो गए, लेकिन उत्पन्न वर्गों के अंदर कौन सी समस्या उत्पन्न होगी? संघर्ष उत्पन्न हो गया। ताकतवर वर्ग क्या करना चाहते हैं, यानी कमजोर वर्ग को दबाना चाहता है, और कमजोर वर्ग ताकतवर वर्ग के नियंत्रण के अंदर नहीं रहना चाहता है, यानी उसके नियंत्रण से बाहर होना चाहता है। ठीक है। अब व्यक्ति का प्रत्येक कार्य आर्थिक स्वार्थ, यानी प्रत्येक व्यक्ति का जो कार्य वो किस आधार पर होता है? आर्थिक आधार पर होता है। जैसे माँ अपने बच्चे को उत्पन्न कर रही है, ठीक है, उसको दूध पिला रही है, तो उसके पीछे उसका निहित स्वार्थ है कि ये बड़ा होगा और मेरी सेवा करेगा। पिता जो पालन पोषण कर रहा है अपने बच्चे का, तो उसके पीछे भी उसका स्वार्थ निहित रहता है, और वो स्वार्थ ये निहित रहता है कि
बड़ा, जब मैं बुजुर्ग हो जाऊंगा, जब मेरी उम्र काम करने लायक नहीं रहेगी, तब मेरा बच्चा क्या करेगा, मेरी सेवा करेगा। तो प्रत्येक वर्ग का एक ही उद्देश्य है, आर्थिक रूप से सबल होना, आर्थिक रूप से मजबूत होना है। और माता पिता की सेवा आर्थिक हितों के रूप में यहाँ पे देखी गई है। तो इस तरीके से वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत कार्य करता है। अब विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत दूसरा है, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। अब विशिष्ट वर्गीय जो सिद्धांत है वो किस रूप में कार्य कर रहा है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। कि विशिष्ट, नाम से स्पष्ट, विशिष्ट मतलब उसको विशेष दर्जा प्राप्त हो, विशिष्ट महत्व में। विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के अनुसार ही समाज शक्ति के आधार पर दो वर्गों में, यानी समाज, इस सिद्धांत के आधार पर क्या है कि समाज शक्ति के आधार पर, शक्ति के आधार पर दो वर्गों के अंदर, कौन से वर्गों में चला गया, दो वर्गों में स्थापित, दो वर्गों में क्या हो जाता है, स्थापित हो जाता है। दो वर्ग यहाँ पे स्थापित हो जाते हैं विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के अंदर। कि एक मजबूत वर्ग के रूप में, यानी विशिष्ट वर्गीय जो शक्तिशाली, एक तो हो गया विशिष्ट वर्गीय मतलब शक्तिशाली, और दूसरा होता है इसी सिद्धांत के अनुसार जो ये वर्ग विभाजन है केवल आर्थिक आधार पर न होकर, इसको किस आधार पर नहीं किया गया, आर्थिक आधार पर नहीं किया गया, आर्थिक आधार पर इसका विभाजन नहीं होके, आर्थिक आधार पर नहीं रह गए, इसके आधार जैसे कुशल संगठन व नेतृत्व क्षमता इत्यादि उसके अंदर सर्वगुण संपन्न हो, तो वो विशिष्ट वर्ग की श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो इस शक्ति के आधार पर वर्गों की स्थापना होती है। तो विशिष्ट वर्ग मतलब जो शक्तिशाली है, विशिष्ट वर्ग, विशिष्ट वर्ग जिसे क्या होता है, विशिष्ट वर्ग शक्तिशाली, क्या बताया गया, शक्तिशाली, शक्तिशाली वर्ग। अब इसको किस रूप में देखा गया, विशिष्ट वर्ग को किस रूप में देखा गया, शक्तिशाली वर्ग के रूप में इसको मान्यता दी गई है। अब शक्ति और दूसरा तथा सामान्य वर्ग जिसके ऊपर कई उस पे क्या है, नैतिक दायित्व रहते हैं, और दूसरा जो वर्ग बताया गया है सामान्य वर्ग, दूसरा सेकंड जो वर्ग बताया गया है वह है सामान्य वर्ग। कौन सा वर्ग बताया गया है, सामान्य वर्ग। तो इस तरीके से विशिष्ट वर्ग के अंदर इसके पास में शक्तिशाली वर्ग हो गया, सामान्य जिसके पास में बहुत सी जिम्मेदारियां उसे निर्वाह करनी होती। इस तरीके से ये वर्ग उत्पन्न होते हैं, विशिष्ट वर्गीय जो सिद्धांत है जिसके अंदर, और जो कुशल क्षमताओं और बुद्धिमत्ता और प्रबल क्षमता, नेतृत्व आदि गुण इसके अंदर समाहित होते हैं। अब देखो ये चीज बताइए कि प्रत्येक देश और प्रत्येक देश पर प्रत्येक प्रकार की शासन व्यवस्था के आधार पर प्रत्येक देश में क्या है कि समाज छोटा वर्ग उभर कर आता है। यानी एक प्रत्येक वर्ग या प्रत्येक समाज के अंदर क्या होता है कि एक छोटा वर्ग उभर के सामने आता है, और छोटा वर्ग जो उभर कर आता है वो शक्तिशाली होता है। आगे चलकर वो क्या हो जाता है, शक्तिशाली वर्ग के रूप में उभर के सामने आता है, शक्तिशाली अपना रूप दिखाता है। ठीक है, तो जिस तरीके से कि देश के जो राजनेता या प्रशासक, उद्योगपति या वकील, प्रोफेसर इत्यादि मिलकर एक वर्ग का निर्माण करते हैं, यानी पढ़े लिखे जो व्यक्ति है एक विशिष्ट वर्ग का निर्माण कर रहे हैं, और जो विशिष्ट वर्ग का जो निर्माण हो रहा है वो एक शक्तिशाली वर्ग के रूप में उभर के सामने आता है, जिसे हम विशिष्ट वर्ग का वर्गीय सिद्धांत के अंतर्गत रख सकते हैं। फिर नारीवादी सिद्धांत, तीसरा हमारा है नारीवादी सिद्धांत। अब नारीवादी जो सिद्धांत है उसमें क्या बताया गया है, नारीवादी सिद्धांत के अंदर, नारीवादी सिद्धांत का मानना है, नारीवादी सिद्धांत के अंदर ये बताया गया है कि समाज में शक्ति का जो विभाजन है, शक्ति का विभाजन का आधार लैंगिक है। समाज में शक्ति का विभाजन, समाज में शक्ति का विभाजन लैंगिक, इस तरीके से बताया गया लैंगिक है। समाज में शक्ति का विभाजन किस आधार पर बताया गया है, लैंगिकता के आधार पे बताया गया है। मतलब लैंगिक, स्त्री और पुरुष के रूप में, इस आधार पे क्या गया है,
स्त्री और पुरुष के रूप में इसका विभाजन किया गया लैंगिक आधार पे। अब महिलाओं के ऊपर क्या बताया गया है कि सभी शक्ति यानी सारी शक्ति समाज की शक्ति जो है, समाज की शक्ति पुरुष वर्ग के पास में, किसके पास में होती है? पुरुष वर्ग के पास शक्ति का प्रयोग, शक्ति का प्रयोग नारी पर करता है। मतलब पुरुष वर्ग के पास में शक्ति तो है, लेकिन उस शक्ति है उस महिलाओं के ऊपर, यानी इस शक्ति का प्रयोग महिलाओं के ऊपर शक्ति का प्रयोग किया जाता है। पुरुष वर्ग शक्तिशाली बताया गया है। नारीवाद का जन्म इसी वजह से हुआ है, जब समाज के अंदर संपूर्ण शक्तियां किसको दे दी गई? पुरुष को दे दी गई है। तो पुरुष उन शक्तियों का जो प्रयोग कर रहा है, उनका प्रयोग किस आधार पर कर रहा है? नारी पे उन शक्तियों का प्रयोग पुरुष के द्वारा किया जा रहा है। और जब इन शक्तियों का प्रयोग किया गया है, तभी जाके नारीवादी आंदोलन उत्पन्न हुए हैं। तभी जाके कौन से आंदोलन उत्पन्न हुए हैं? नारीवादी आंदोलन उत्पन्न होते हैं। और नारीवादी आंदोलन जो उत्पन्न हुए, जिसके अंदर महिलाओं ने अपने अधिकारों की मांग की, महिलाओं ने क्या की? नारीवादी आंदोलन के माध्यम से अपने अधिकारों की मांग की, जो पुरुष प्रभुत्व का अंत करना चाहती थी, यानी पुरुष शक्ति का अंत करने के लिए उन्होंने स्वतंत्रता की डिमांड की और समान मताधिकार प्रणाली की मांग की और अपने लिए अधिकारों की डिमांड उनके द्वारा की जाने लगी। और भारतीय दर्शन को अगर पढ़ा जाए, ये तो पश्चिमी परिप्रेक्ष्य में, भारतीय दर्शन को अगर पढ़ा जाए तो भारत के अंदर नारी को महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है। कहते हैं कि यत्र यत्र रमन्ते देवता नहीं, यत्र पूजन्ते नारियन्तु तत्र निवास करते हैं कौन? देवता। मतलब जहां नारियों की पूजा की जाती है वहां कौन निवास करते हैं? देवता निवास करते हैं। और देवताओं का निवास स्थान किस जगह माना गया है? जहां नारी को सम्मान प्राप्त होता है। तो इस तरीके से भारतीय दर्शन के अंदर तो ये चीज बताई गई है, लेकिन पश्चिमी दर्शन के अंदर अगर पढ़ा जाए तो पश्चिमी दर्शन के अंदर नारी को पुरुष की शक्तियों का प्रयोग नारी पे किया गया और इसी वजह से नारीवादी आंदोलन वहां पे खड़े हुए हैं। फिर हमारा नेक्स्ट बिंदु होगा, और जो नारी है, नारियों ने स्वाधीनता के लिए कई संघर्ष भी किए हैं। अब बहुलवादी सिद्धांत, नेक्स्ट बिंदु है बहुलवादी सिद्धांत। बहुलवादी सिद्धांत क्या बताता है? अब देखो, बहुलवादी जो सिद्धांत बताया गया कि शक्ति विभाजन का चौथा सिद्धांत है। शक्ति विभाजन का कौन सा सिद्धांत बताया गया? चौथा सिद्धांत बताया गया, जिसमें शक्तियों का क्या किया गया? विभाजन किया गया, शक्तियों को बांटा गया है। और ये बहुलवादी सिद्धांत है। ये कौन सा सिद्धांत है? बहुलवादी सिद्धांत। जहां शक्तियों का चौथा सिद्धांत है, वो शक्तियों का विभाजन किया गया है, और यहाँ शक्तियों का जो विभाजन किया गया है, ये चौथे सिद्धांत के रूप में शक्ति जानी जाती है। शक्तियों का प्रयोग समाज के दो वर्गों, यानी शक्ति का प्रयोग क्या किया गया? ये है शक्ति का चौथा सिद्धांत। ये शक्ति का कौन सा सिद्धांत बताया गया? चौथा सिद्धांत बताया गया। और शक्ति का प्रयोग समाज, अब शक्ति का जो प्रयोग है वो समाज के अंदर क्या करता है? शक्ति का प्रयोग समाज को दो वर्गों में, शक्तिशाली एवं शक्तिहीन समाज को दो वर्गों में बांटता है। दो वर्गों में, पहला शक्तिशाली और दूसरा शक्तिहीन। इस तरीके से शक्तिशाली यानी शक्ति संपन्न और दूसरा हो गया शक्तिहीन वर्ग हो गया। शक्तिहीन में बांटता है, परंतु बहुलवादी सिद्धांत के अनुसार समाज में सारी व्यक्ति, यानी बहुलवादी सिद्धांत क्या बताता है कि समाज में सारी शक्ति का क्या किया गया? सभी शक्ति का एक
एक के हाथ में न होकर, यानी बहुलवादी सिद्धांत क्या बताता है, सारी शक्ति एक के हाथ में न होकर उसको क्या किया गया, समूह के अंदर उसको बांटा गया, यानी शक्ति को क्या किया गया, समूह के अंदर बांटा गया। यानी इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार शक्ति का विभाजन किया गया है। मतलब इस सिद्धांत के अनुसार क्या किया गया, शक्ति का विभाजन किया गया है, शक्ति को बांटा गया है, क्योंकि बहुलवादी सिद्धांत की धारणा तय करता है। और बहुलवादी सिद्धांत में चीज बताई गई है कि शक्ति होने का अर्थ क्या बताया गया है, कि सार्वजनिक हित के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करना। मतलब जिसके पास में शक्ति है उस शक्ति का प्रयोग कहाँ होना चाहिए, सार्वजनिक हित के अंदर, मतलब सभी के लिए उस शक्ति का प्रयोग करें। तो यथार्थ रूप में वही शक्ति मानी जाएगी जो सभी के काम में आ रही हो, और शक्तिहीन को शक्ति संपन्न बनाने के अंदर उस शक्ति का प्रयोग किया जाए। शक्तिहीन को शक्ति संपन्न बनाने के लिए जिस शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है, बनाकर समरस समाज की स्थापना की गई है। एक समरस समाज यानी समान भाव वाले समाज की स्थापना पे बल दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये शक्ति के सिद्धांत भी हमारे द्वारा अध्ययन किया गया। अब पढ़ेंगे हम सत्ता के बारे में कि सत्ता क्या है। सत्ता, पिछले दिन हमने किसके बारे में पढ़ा था, शक्ति के बारे में। अब हम पढ़ेंगे सत्ता के बारे में कि सत्ता क्या है। अब देखो, प्राचीन और मध्यकालीन, यानी प्राचीन और मध्यकालीन राजतंत्रात्मक व्यवस्थाओं में शक्ति महत्वपूर्ण अवधारणा थी। यानी प्राचीन समय के अंदर क्या थी, प्राचीन व मध्यकालीन समय में राजतंत्रात्मक व्यवस्था, यानी प्राचीन व मध्यकालीन समय में राजतंत्रात्मक व्यवस्था में शक्ति महत्वपूर्ण थी। यानी शक्ति को क्या स्थान दिया गया था, महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। प्राचीन समय के अंदर, प्राचीन और मध्यकालीन समय के अंदर राजतंत्रात्मक व्यवस्था हुआ करती थी, और राजतंत्रात्मक व्यवस्थाओं के अंदर राजा एक शक्ति संपन्न व्यक्ति होता था। मतलब उसकी शक्ति से सभी लोहा लेते थे, सभी उससे क्या है, डरते थे। शक्ति का प्रयोग राजतंत्रात्मक व्यवस्था में महत्वपूर्ण रूप से किया जाता था। अब जो है शक्ति के अंदर, शक्ति प्रत्येक जगह सही नहीं हो सकती, यानी शक्ति तो है लेकिन शक्ति प्रत्येक जगह सही नहीं हो। ये फैक्ट नहीं है कि जो शक्ति है वो शक्ति सभी जगह क्या हो कि सही सिद्ध हो। सही सिद्ध किन मायनों में हो सकती है, इसके बारे में हम अध्ययन करें कि सत्ता किसी व्यक्ति संस्था या नियम या आदेश को ऐसा गुण है, मतलब शक्ति के, यानी सत्ता क्या बताई गई है, सत्ता तो बताई गई है, सत्ता व्यक्ति, संस्था, आदेश, ऐसा गुण बताइए, ऐसा गुण होती है। अब कैसा गुण होती है कि सत्ता, व्यक्ति, संस्था, आदेश, गुण, ऐसा गुण होती है। कैसा गुण बताया गया है कि ऐसा गुण होती है जिसके कारण उसे सही मानकर स्वेच्छा से उसके निर्देशों का पालन किया जाता है। मतलब इसे सही मानकर स्वेच्छा से स्वीकार किया
गया है। मतलब सत्ता को क्या है, शक्ति हर जगह सही सिद्ध नहीं होती है, जबकि सत्ता को सभी जगह क्या कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है, क्योंकि उसके अंदर ऐसे गुण समाहित होते हैं। कैसे गुण समाहित होते हैं? ऐसे गुण समाहित होते हैं जिससे व्यक्ति क्या करता है, सत्ता को, अच्छी सत्ता है तो उसे मन से भी क्या कर लिया जाता है, स्वीकार। और शक्ति के द्वारा आप कुछ समय तक लोगों को भयभीत कर सकते हो, लेकिन उनको कुछ समय तक आदेश की पालना करवा सकते हो, लेकिन कुछ समय पश्चात उन आदेशों की अवहेलना भी क्या होने लग जाती है, मतलब अवहेलना भी होने लग जाती है। मतलब उसकी जो शक्ति वो असरदार कम होने लग जाती है, शक्ति कम होने लग जाती है। शक्ति के साथ जब वैधता जुड़ती है, शक्ति के साथ क्या होती है, शक्ति के साथ जब वैधता जुड़ती है तब सत्ता कहलाती है। क्या बताइए, सत्ता के लिए क्या बताया गया है, शक्ति के साथ वैधता जुड़ती है तो सत्ता कहलाती है। मतलब शक्ति के साथ किसको जोड़ दिया गया, वैधता को, और जब वैधता जुड़ती है तो उसे क्या कहते हैं, सत्ता कहते हैं। तब वो सत्ता कहलाती है। और शक्ति के साथ जब वैधता को जोड़ा गया तो उसे हम सत्ता के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। और दूसरे शब्दों में वैध शक्ति ही सत्ता, मतलब क्या बताया गया, वैध शक्ति ही सत्ता है। मतलब जो वैध शक्ति है, जो कानूनी रूप से है, वो क्या बताएगी है, उसे हमने किस रूप में माना गया है, शक्ति के रूप में हमने उसे स्वीकार किया है। जो वैध शक्ति है वही सत्ता है। वैध शक्ति की क्या बताएगी है, सत्ता के रूप में स्वीकार की गई है। अब देखो कि सत्ता पालन के आधार पढ़ेंगे हम। सत्ता पालन के आधार क्या है, सत्ता पालन के आधार, नेक्स्ट हमारा लिखूंगा सत्ता पालन के आधार। अब देखो सत्ता पालन के जो आधार है, इसमें पहला है विश्वास। पहला क्या बताया गया, विश्वास। सत्ता पालन के आधार के अंदर पहली चीज बताइए विश्वास। सत्ता पालन के अंदर विश्वास इस तरीके से कि सत्ता का पालन सबसे महत्वपूर्ण तत्व ये बताया गया है। सत्ता के पालन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व के रूप में बताया गया है कि सत्ताधारी के प्रति विश्वास, मतलब हमारा क्या है, उसके प्रति विश्वास होना आवश्यक है। अगर सत्ताधारी के प्रति हमारा विश्वास नहीं होगा तो हम सत्ता का पालन सत्ता का क्या नहीं कर पाएंगे, पालन भी नहीं कर पाएंगे, सत्ता के नियमों को हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो सत्ता पालन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज बताइए विश्वास। विश्वास होना आवश्यक है। और विश्वास जितना गहरा होता है, क्या है कि विश्वास जितना गहरा होता है, सत्ता पालन का आधार भी उतना ही गहरा होता है। सत्ता के पालन का आधार और भी गहरा बढ़ता हुआ जाता है। तो विश्वास का होना आवश्यक है। और दूसरा बिंदु इसमें बताया गया है कि पहला विश्वास, दूसरा क्या है, एकरूपता। एकरूपता के बारे में चीज बताएंगे कि विचारों और आदर्शों, क्या बताया गया, विचारों और आदर्शों की एकरूपता इस सत्ता का महत्वपूर्ण है। यानी सत्ता का महत्वपूर्ण आधार होता है। मतलब विचारों और आदर्शों की एकरूपता, विचार और आदर्श दोनों ही मिलेंगे तो वही क्या कहलाएगी, सत्ता का महत्वपूर्ण आधार है। विचार व आदर्श, विचार और आदर्श दोनों होंगे तो ये क्या है, दोनों एक रूपता। विचार और आदर्श दोनों एक रूपता का आधार बताया गया। एक रूपता का जो आधार बताया गया उसमें विचार और आदर्श दोनों ही समाहित होते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज कि उदार, जिसमें अब क्या है कि आज्ञा पालन की स्थिति पैदा करता है और वैचारिक प्रभाव क्या उत्पन्न कर रहा है, आज्ञा पालन की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। आपके विचार कितने अच्छे हैं, आपके विचार इतने अच्छे होने चाहिए जिससे कि व्यक्ति को
कोई भी बात कहें तो उसको वो सहर्ष रूप से क्या करें, स्वीकार करें। अच्छे विचारों को व्यक्ति क्या करता है, सहर्ष से स्वीकार कर लेता है और उसके जो उसके द्वारा जो आज्ञा दी गई है उस आज्ञा का वो क्या करने लग जाता है, पालन भी करने लग जाता है। अब क्या है कि जैसे उदारवाद, समाजवाद आदि विचारों का सहारा होता है, यानी आदि समाजवाद के प्रति या उदारवाद वाले जो विचार है उनको व्यक्ति सहर्ष रूप से क्या कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। तीसरा बिंदु लोकहित। तीसरा बिंदु क्या बताया गया है, लोकहित। अब देखो लोकहित के अंतर्गत क्या बताया गया है, तीसरा जो बिंदु बताया गया लोकहित। लोकहित में लोक कल्याण की सत्ता का महत्वपूर्ण आधार, मतलब इसमें क्या है, लोक कल्याण, लोक कल्याण करना, मतलब जनता का क्या करना चाहिए, इसके अंदर लोक कल्याण, जनता का कल्याण होना चाहिए। तो लोक कल्याण के लिए क्या है कि महत्वपूर्ण आधार बताया गया कानूनों की पालना, मतलब इसके अंदर क्या है कि कानूनों की पालना केवल दंड शक्ति के दबाव में नहीं करते, व्यक्ति किस आधार पे नहीं करते कि केवल कानूनों का पालन आप दंड शक्ति के आधार पे नहीं करवा सकते, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि लोकहित को बढ़ावा देते, मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा लोकहित वाले कानूनों का निर्माण करना चाहिए, या लोकहित वाले कानूनों का निर्माण होगा तो जनता उसे सहर्ष रूप से क्या करेगी, उस सत्ता को स्वीकार करेगी। अब लोकहित को बढ़ावा देने वालों एक गुंडा है, अगर वो आके धमका के चला जाता है तो उस समय के लिए उसके आदेश का पालन कर लिया जाएगा, लेकिन मन से उसको स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन यही जैसे यातायात पुलिसकर्मी रोड पे खड़ा है और हम वहां से निकल रहे हैं तो हम सहर्ष रूप से क्या है कि अगर रेड बत्ती हो गई तो क्या करेंगे, हम अपने आप ही रुक गए, तो ये सत्ता पालन का आधार है, मतलब सहर्ष रूप से इसे क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। फिर दबाव, नेक्स्ट बिंदु है दबाव। अब देखो दबाव के अंतर्गत क्या बताया गया है कि दबाव एक शक्ति का भी सत्ता पालन के लिए प्रयोग करना होता है, मतलब दबाव का मतलब एक शक्ति के द्वारा, मतलब दबाव एवं शक्ति का भी सत्ता पालन के लिए प्रयोग करना होता है। तो दूसरी चीज कि दमन एवं दबाव की भाषा ही समझते हैं, कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जो दमन और दबाव की भाषा के आधार पर सत्ता का पालन करवा लेते हैं। तो इस तरीके से ये सत्ता के हमने जो है सत्ता पालन के जो आधार पढ़े हैं, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा, और इसके नोट्स आपको जो बोर्ड में बनाए गए वो आपको उतारने, आपको अच्छे से इनको याद करना है, ठीक है। अब है सत्ता के जो रूप है, कल की क्लास के अंदर हम उसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।